हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। नया सेशन है, पहली क्लास है। तो इसमें मैं आपको क्या बताऊंगी? इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगी। जनरल एग्रीकल्चर मतलब चूंकि आप क्लास 11th के बच्चे हो, तो आपको आपके लिए ये जो सब्जेक्ट एकदम नया है, तो आपको अभी इस सब्जेक्ट्स के बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक्स जो है वो चैप्टर 1 में आपको थोड़ा बताया हुआ है। तो चैप्टर 1 में आपको क्या बताया है? बेसिकली चैप्टर 1 में आपको हिस्ट्री बताई है कि हमारे भारत में कृषि कितना पुराना है, पुराने समय से यहाँ खेती करते आ रहे हैं लोग। इसके जो सबूत हैं वो हमारी जो एंशियंट बुक्स हैं, जो ऋग्वेद है, जो महाभारत है, रामायणा है, इन किताबों में भी इसके पूरे जो है हमें इसके वो मिले हैं, मतलब सबूत मिले हैं। ओके, तो इस चैप्टर में मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी, एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस बताऊंगी, क्या स्कोप और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए, यूं तो चैप्टर बहुत बड़ा है ये। स्टार्टिंग में इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, तो हम जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। ओके, ताकि मैं केवल वो पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको याद करने हैं। देखो, हम सबको पता है कि 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो खेती पे निर्भर है हमारे देश में। अब खेती का मतलब ऐसा नहीं कि केवल खेती करके ही अपना पेट पाल रही, नहीं। एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दोनों पे हमारे यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो डिपेंड है। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज यानी कि वो इंडस्ट्रीज जिनको कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है, कच्चा माल। जैसे कि जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो पल्सेस हैं, जिनसे जो ऑयल सीड्स हैं जो खेती से मिलते हैं, जो फूड ग्रेन कंपनीज हैं, जो जैसे कोई केचप बनाने वाली हैं, टोमेटो सॉस बनाने वाली हैं, जैम जेली बनाने वाली हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो खेती से ही आता है। उसके बाद ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर टर्म, यही कई बार जेट के एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि एग्रीकल्चर टर्म कौन सी लैंग्वेज का है, और बच्चे इसी में अटक जाते हैं, है ना। तो हमें अटकना नहीं है, हम यहाँ इसीलिए हैं कि हम अपनी गलतियाँ सुधारें और चीज़ों को याद रखें। तो एग्रीकल्चर जो टर्म है बच्चों, वो है लैटिन लैंग्वेज की। ओके, लैटिन लैंग्वेज से ये एग्रीकल्चर टर्म ली गई है। एग्रीकल्चर के अंदर दो अलग अलग वर्ड है, एग्रोस और कल्चर। तो एग्रोस का मतलब तो क्या होता है? सॉइल, मिट्टी। और कल्चर का मतलब उगाना, मिट्टी में उगाना, मिट्टी के अंदर कई फसलें सब्जियां वगैरह उगाना। तो ये एग्रीकल्चर का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। एक किताब लिखी थी बच्चों, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी डॉक्टर स्वामीनाथन, MS रंधावा ने। किसने? तो ये आपके अलग से एक और क्वेश्चन बन गया कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बुक, ये हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया द बुक वॉज रिटन बाय डॉक्टर MS रंधावा। तो ये सारे जेट में आने वाले पॉइंट हैं, ICR में आने वाले पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बच्चों, एक थे डॉक्टर KL मेहरा, उनके बारे में वैसे मैंने आपको ये नहीं यहाँ पे नहीं लिखाया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लिख लो। तो जो डॉक्टर KL मेहरा थे, KL मेहरा, ठीक है, इन्होंने बताया था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग की। अब क्या मतलब होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग का? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है एक खेत में एक समय पर दो फसलें उगाना। इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो केएल मेहरा ने बताया था कि इंडिया में ही सबसे पहले टू क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे उगाया गया। ये इन्होंने कहा था, और ये इन्होंने कब कहा था? सरस्वती नदी की डिस्कवरी के बाद। इंडिया में सरस्वती नदी बहती तो है मगर नजर नहीं आती किसी को, दिखती नहीं है। वो क्या है, निकलती और फिर गायब हो जाती है। उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया था, ये अब यहाँ पे लिख लेते हैं। डॉक्टर KL मेहरा स्टेटेड दैट इंडिया इज फर्स्ट country where
मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सारे पॉइंट तुम्हें लिखने हैं, वॉज परफॉर्म्ड। ओके, तो ये आप लिख लेना। अब भारत में कृषि बोर्ड, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड, इसको कब हमारे देश में लाया गया? तो क्यों लाया गया भाई, क्या जरूरत आन पड़ी थी? देखो, देश की जनता बहुत गरीब थी, पेट भरने के लिए कुछ नहीं था, कई बार अकाल पड़ जाता था, भुखमरी आ जाती थी, ड्रॉट कंडीशंस आ जाती थी, लोग भूख के मारे मर जाते थे। तो इसके लिए एक संस्था स्थापित की गई, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड। अब ये कौन से सन में? 1904। तो ये आपका एक अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1904 में। याद रख लोगे? सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं, ध्यान रखना। अब एक उस वक्त हमारे यहाँ पे जो वायसराय थे, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे यहाँ पे इंडिया पे जो शासन था, तो उनके गेस्ट आए थे फिप्स, उनके मेहमान का नाम था फिप्स। और ये फिप्स कहाँ से पधारे थे हमारे यहाँ? ये पधारे थे अमेरिका से, यूएसए से। तो उन्होंने यहाँ आके हमारे वायसराय को सजेस्ट किया कि भाई आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ढंग का कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा जहाँ पे कृषि का काम हो सके, जहाँ एग्रीकल्चर वर्क हो सके, नई नई रिसर्च हो सके, तो कुछ ऐसी एस्टेब्लिशमेंट करो। ठीक है, तो ये जो फिप्स था यूएसए का था, तो इसी की वजह से नाम पड़ गया पूसा। ये देखो, फिप्स ऑफ यूएसए। तो पूसा, हमने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ही पूसा दे दिया। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे सेटअप हुआ? बिहार के दरभंगा में। तो याद रखना, पूसा संस्थान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, पूसा इंस्टीट्यूट वाज फर्स्ट सेटअप इन दरभंगा, बिहार। अब बात आती है 1911 में क्या हुआ? पूसा को नाम बदल दिया, पूसा को नाम दे दिया IIAR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIAR? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये नाम कौन से सन में दिया गया? 1911। फिर नाम बदल दिया, कब? 1919 में। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को बदल के कर दिया इन्होंने इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शब्दों का इधर से उधर चेंज। बात समझ में आ गई? अब आगे क्या हुआ भाई? 1936 में क्या हुआ? जो पूसा की बिल्डिंग थी वो डैमेज हो गई, दरभंगा में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से बिल्डिंग पूरी की पूरी डैमेज हो गई। तो अब इसको दोबारा कहाँ बनाया गया बच्चों? इसको रीएस्टेब्लिश्ड किया गया दिल्ली में। आज भी वहाँ पे दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा रोड कहलाता है वहाँ पे। और उसको हम जानते हैं IARI के नाम से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, जहाँ जाना हर बच्चे का सपना होता है। फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे पूसा के बच्चों? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये पूसा के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। बात समझ में आ गई? चीफ डायरेक्टर कौन थे पूसा के? संयुक्त निदेशक, वो थे डॉक्टर BP पाल। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ओके? तो घबराना नहीं है, आपको नाम याद। आज मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो हिस्ट्री में मैं केवल हिस्ट्री की बातें बताऊंगी। तो डॉक्टर BP पाल कौन थे? पूसा के चीफ डायरेक्टर। अब उसके बाद जो है ये टाइम था करीब 1960s 70s का टाइमिंग था। हम जो है आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अनाज की बहुत कमी थी, लोग भूख के मारे मर रहे थे, कई बार अनाज बहुत महंगा मिल रहा था। तो इन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार कुछ रिवॉल्यूशन किया जाए, एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिससे हमारे यहाँ जो जो ग्रेन्स इतने कम अवेलेबल हैं वो एकदम उनकी बम्पर पैदावार हो, ताकि लोगों को कम दाम पे अनाज मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए गेहूं की कुछ बहुत हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप की गई। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? बाहर से कौन आए हमारे यहाँ? एक साइंटिस्ट आए थे विजिट करने के लिए, डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। वो थे बोने गेहूं के जनक, ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज को इन्वेंट किया था उन्होंने। तो वो यहाँ पे आए,
उन्होंने यहाँ पे के साइंटिस्ट के साथ मिल के बोला कि हम यहाँ पे भी इंडिया में भी ड्रॉप व्हीट वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ में हम खेती में काम आने वाले जो नए नए टेक्निक्स हैं उनको भी यूज़ करेंगे। तो हम अगर कहें कि हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको क्या लिखना है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, याद रखना है बच्चों। और अगर इंटरनेशनल फादर कौन है, ड्रॉप व्हीट वेराइटीज के इन्वेंटर कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। क्लियर? तो ये मैंने आपको कुछ हिस्ट्री बताई। इस अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि मैंने जो आपको बोला कि भाई पुराने समय से खेती चली आ रही है, तो इसका सबूत कैसा मिला? जो पुरानी किताबें थी उनमें कई चीज़ें ऐसी लिखी हुई है कि हमारे यहाँ गेहूँ पैदा होता था, चावल पैदा होता था। गेहूँ को हम क्या बोलते हैं, कनक बोलते हैं, चावल को अक्षत बोलते हैं, ज्वार को जौ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे श्रीफल यानी कि कोकोनट, नारियल की भी खेती होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पुराने एंशिएंट टेक्स्ट में लिखी हुई है, जिससे ये पता लगता है कि भारत में हजारों साल पहले भी खेती का अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस था। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृतियां जो उनके जो रिमेन्स मिले हैं, उनके अंदर हमें पुराने टूटे फूटे औजार मिले हैं जो खेती में काम आते थे, है ना। ऋग्वेद, उसके अंदर ये बताया गया है कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फॉरेस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें ऋग्वेद में बताई गई हैं। उसके अलावा अथर्ववेद में हमने ये चीज देखी, अगर आप अथर्ववेद देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से पेड़ पौधों को बीमारियों से बचाया जाता है। तो आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। साथ में हमें मिट्टी कितने टाइप की होती है, इरिगेशन किस किस तरीके से किया जाता है, फार्म टेक्निक्स में कौन से इक्विपमेंट, वेदर फोरकास्ट, इन सब के बारे में भी वराह मिहिर, ये एक बुक थी वराह मिहिर संहिता, उसके अंदर इसके बारे में मिला है। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं जिन पे इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं उसके पॉइंट आपको मैंने नहीं लिखा है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन जो है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है कि भाई एग्रीकल्चर क्या है। एग्रोस कल्चर, एग्रीकल्चर टर्म ली गई है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कृषि। कृषि जो है संस्कृत में एक शब्द आता है कृष, कृषक, खेती, प्लोइंग, कल्टिविंग, कल्टीवेशन, फार्मिंग, ये सब चीजें जो हैं सब अलग अलग लैंग्वेज में है मगर अर्थ इनका एक ही है। तो अब अगर मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन बताऊं, तो ये ब्रांचेस पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बता देती हूँ, तो वो आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो लिखो आप इसके अंदर, इट इज द आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन आगे लिखिए आप एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जानवरों को, जो पालतू जानवरों को पाला जाता है वो एनिमल हस्बेंड्री एंड एटसेट्रा फॉर लाइवलीहुड। ओके, आगे बात समझ में, मीन्स fulfilling the humans basic objectives। हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? खाना और पैसा, है ना। तो अब ये जो है ना बच्चों, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें नई नई वैरायटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम किस तरह से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले अब आपको जो मेरी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं आपको बताऊंगी एग्रीकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस। ओके, तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।